सोचो अगर ये आईफोन 16 प्रो किसी छोटी मोटी कंपनी का फोन होता, ना एप्पल का लोगो होता, ना हाइप का बवाल, तो क्या किसी को सच में इसके इस कैमरा बटन और एआई फीचर्स से उतना फर्क पड़ता है, या फिर इसे भी भीड़ के सैकड़ों फोन्स की तरह लोग एक्सक्यूज मी करके भूल जाते हैं? सच कहूं ना तो ऐसा पहले हो चुका है। सोनी और लूमे जैसे ब्रांड्स एक डेडिकेटेड बटन लेके आए हैं अपने फोन पे और एआई तो हर दूसरे फोन की रोजी रोटी बन गया है। तो फिर ये फोन इतना ज्यादा स्पॉटलाइट में क्यों है? वेल, यही तो एप्पल की मार्केटिंग की ताकत है। पर आज के इस रिव्यू में मार्केटिंग और हाइप को साइड में रखते हुए इस फोन को सच का आईना दिखाएंगे और जानेंगे ये चीजें एक्चुअली में कितनी यूजफुल हैं। क्या ये बटन सच में किसी काम का है? एप्पल इंटेलिजेंस की इंडिया में क्या सिचुएशन है? और क्या ये फोन आपकी मेहनत के कमाए 1.2 लाख रुपीस डिजर्व करता है या नहीं? Come on, come here, come a little closer. Don't be afraid, no, I don't wanna hurt you. Little more, come near, let me just show you. Don't know, can't talk, let me just show you. Don't be obsessive, it could be intensive, it could be explosive, it could be offensive. Don't be defensive, don't be aggressive, it will be a waste cause we could be expensive. You need a little fee in your life, you need a little me in your life. I wanna see the sea in your eyes, you need to be free. तो कैसे हो गाइस, आयुष हियर फ्रॉम टेक प्राइड। और जब इस फोन का सबसे बड़ा मार्केटिंग पॉइंट बीइंग एप्पल इंटेलिजेंस सिर्फ इस फोन तक सीमित ही नहीं है, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड आईफोन 16 और पिछले साल वाले आईफोन 15 प्रो सीरीज में भी आ रहा है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना कि इस फोन में कितने कम चेंजेस हुए हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं इस फोन को 2-2.5 महीने से यूज कर रहा हूं, रियलाइज की मेनली 3 ऐसी चीजें हैं जहां इंप्रूवमेंट्स हुए तो हैं, एंड दैट बीइंग डिजाइन, कैमरास एंड इंटरनल। तो पहली बार जब मैंने इस फोन को हाथ में लिया तो द फर्स्ट थिंग आई नोटिस्ड इज कि पिछले साल के 15 प्रो जैसा ही लग रहा है बिल्कुल। चेंजेस ना के बराबर हैं, बेजल्स थोड़े से पतले हो गए हैं और साइज 6.1 इंचेस से 6.3 इंचेस का हो गया है। ऑनेस्टली मेरे लिए तो साइज एकदम परफेक्ट है, कॉम्पैक्ट होने का पूरा बेनिफिट मिलता है और स्क्रीन इतनी छोटी भी नहीं लगती कि मैं अपने प्रो मैक्स को मिस करूं। और अगर आपको ये बैटमैन एस्थेटिक पसंद है तो ये ब्लैक टाइटेनियम कलर लिटरली बहुत ही सिक लगता है हाथ में। लेकिन जैसे ही आप साइड फ्रेम पे गौर करते हो तो आपको मिलता है ये कैमरा कंट्रोल बटन। हाँ, ये एक फिजिकल बटन है, मुझे पता है तुम लोग मेरे को कॉमेंट्स में रोस्ट करने वाले हो, डिजर्व्ड है भाई, गो अहेड। लेकिन कैमरा के लिए एक फिजिकल बटन ऐड करना ऐसी कोई नई चीज नहीं है। मेरे 12 साल पुराने सोनी एरिक्सन एक्सपीरियन यूवी, एरिक्सन याद है कब का बंद हो चुका है, उसमें भी एक बटन था। पर जो एप्पल ने यह किया है ना, वो टेक्निकली तो इंप्रेसिव है। जैसे ये बटन मल्टीपल चीजें कर सकता है, हाफ प्रेस पे यूआई मेन्यू खुलता है, फुल प्रेस फोटो लेता है और स्वाइप जेस्चर्स वगैरह भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। सुनने में बहुत कूल लग रहा है ना, और एप्पल आपको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करेगा कि नया और एडवांस्ड और इंटेंशनल तरीका है फोटोज लेने का। बट ये आइडिया जितना थ्योरी में कूल साउंड करता है ना, उतना ही अननेसेसरी है प्रैक्टिकलिटी में, और मेरे हिसाब से एप्पल को इस बटन को नेक्स्ट ईयर हटा देना चाहिए। क्यों? अब इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, मगर समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। मान लो आप एक परफेक्ट फोटो लेने जा रहे हो, आप बटन प्रेस करते हो, तभी फोटो आने की वजह इसका यूआई खुल जाता है। अब जब तक आप इसका यूआई फिगर आउट करते हो, फोटो लेते हो, तब तक मोमेंट गायब। और स्क्रीन काफी नहीं है क्या? जो चीजें आप स्क्रीन पे बहुत इजीली कर सकते हो, हर चीज के लिए वेल डिजाइन स्प्रेड आउट जब आपको यूआई मिल रही है, लोगों की आदत हो चुकी है इस यूआई से, तो एक बटन से सब कुछ करने की कोशिश बहुत ही फालतू और अननेसेसरी लगती है, जब आप सेम चीज एक यूआई के थ्रू मच फास्टर और बिना किसी कंफ्यूजन के कर सकते हो। पोजिशनिंग देखें तो ये भी एर्गोनॉमिक छोड़ के सब कुछ है, ताकि ये बटन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ही मोड्स में रीचेबल रह पाए। इस कोशिश में ये बटन कहीं का नहीं हो पाता, या तो ज्यादा दूर लगता है या बहुत नीचे। और जो इसकी प्रेस इंटेंसिटी है वो भी बहुत वियर्ड है। हाफ प्रेस और फुल प्रेस के बीच में इतना फासला है ना कि बटन प्रेस करने के चक्कर में फोटोज ब्लरी आ जाती हैं। और इसके एक्सीडेंटल प्रेसेस भी यार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, स्पेशली सेल्फीज लेते वक्त, कंबाइंड विद इट्स ऑकवर्ड पोजीशनिंग एंड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी, एंड यू हैव अ बटन जो अपनी एग्जिस्टेंस जस्टिफाई ही नहीं कर सकता। अब लाइक मोस्ट पीपल, मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद मैं बस अभी इस बटन से यूज टू नहीं हूं, मे बी कुछ टाइम बाद हो जाऊं, तो मैंने खुद को फोर्स किया इस बटन को यूज करने के लिए। पिछले 2-2.5 महीने में एक्सटेंसिवली यूज किया मैंने इसे। अब इतना टाइम निकल चुका है, उसके बाद भी मैं यूज टू नहीं हुआ, एंड आई डू दिस स्टफ फॉर अ लिविंग। मेरे हिसाब से तो एप्पल को नेक्स्ट ईयर इस बटन को हटा देना चाहिए। जरूरी नहीं है हर नया कदम प्रोग्रेस की तरफ लेके जाए। इससे बेहतर तो आप स्टैंडर्ड आईफोन्स में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले दे दो, लोग पागल हो जाएंगे कब से मांग रहे हैं। वैसे एक बटन जो बहुत रेयरली डिसअपॉइंट करता है, द सब्सक्राइब बटन, जल्दी से दबा के हमारी प्राइड का हिस्सा बन जाओ। नो ऑकवर्ड प्रेसेस, गारंटीड। अब इनफ रैंट अबाउट द बटन, लेट्स गेट टू द सॉस। कैमरास कैसे हैं? देखो, अगर आप इसे लास्ट ईयर के 15 प्रो से कंपेयर करो तो ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, कुछ इंक्रीमेंटल अपडेट जरूर है, जैसे इस बार का अल्ट्रा वाइड लेंस 24 मेगापिक्सल से अपग्रेड होकर 48 मेगापिक्सल का हो गया, पर ऑनेस्टली डिफरेंस इतना नोटिसेबल नहीं है। हाँ, फोटोज नाखून बराबर शार्पर लगेंगे आपको, स्पेशली एजेस पे, पर दैट्स अबाउट इट। मेरा फेवरेट चेंज 5x टेलीफोटो लेंस। पिछले साल तक ये सिर्फ प्रो मैक्स तक के लिए एक्सक्लूसिव था, पर अब 16 प्रो में भी मिलता है। ये फोकल लेंस सच में एक अलग ही डायमेंशन डाल देती है आपकी फोटोज में।
पोर्ट्रेट्स तो बहुत सही लगते हैं और सबसे बढ़िया बात कि मैक्सिमम जूम रेंज भी बढ़ जाती है। अब डे टू डे यूज में तो शायद आपको इतना फर्क ना पड़े, पर जब इसका टाइम आता है ना, मेन सेंसर को भी थोड़ा बड़ा कर दिया इस बार, तो जैसे आप बिना पोर्ट्रेट मोड के फोटोज वगैरह लोगे तो डेप्थ ऑफ फील्ड अब आपको ऑन पार लगेगी दूसरे फ्लैगशिप्स के साथ। ओवरऑल फोटोज की बात करें तो वही क्लासिक आईफोन लुक है, वार्म, नेचुरल और विजुअली प्लीजिंग फोटोज मिलती हैं। डे टाइम में, नाइट टाइम में या पोर्ट्रेट्स, हर सिनेरियो में कंसिस्टेंट और अच्छी फोटोज लेता है। लो लाइट में बात करें तो यहां मुझे काफी इंप्रूव लगा पिछली बार से। एक बार इस शॉट को देखो, ना के बराबर नॉइस है और बहुत अच्छी डिटेल्स हैं। फोटोग्राफिक स्टाइल्स की बात करें तो यहां पे भी अपडेट आया है इस बार, एक नया इंप्लीमेंटेशन है पूरे सिस्टम का, जो कि मुझे पिछली बार से डेफिनेटली इंप्रूव लगा। अब आपको एक बॉक्स स्लाइडर देखने मिल जाता है, तो आप फोटोज को अपने हिसाब से बहुत फाइन ट्यून कर सकते हो, टोन वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। इसमें जो वाइब्रेंट मोड है वो मुझे काफी सही लगा, बट लेट्स बी रियली अभी भी एक ग्लोरीफाइड फिल्टर ही है, और अगर जैसे मुझे अपनी फोटोज वगैरह स्पाइस अप करनी रहती है तो मेरा भरोसा अभी भी लाइट रूम पे ज्यादा रहता है, बट ईज ऑफ यूज के लिए पॉइंट्स तो मिलते हैं। अब ये सब सुन के लग रहा होगा कि फोटोज बेस्ट होंगी, बट ट्रूथ बी टोल्ड कंपटीशन बेटर कर रहा है। Vivo X200, S24 Ultra और Pixel 9 Pro ये सब फोटोज में एप्पल को पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि यार वो पेरिस्कोप लेंसेज, बिगर सेंसर्स और इंप्रूव्ड लेंस कोटिंग्स जैसी चीजें लेके आ रहे हैं अपने कैमरास में, जो कि आईफोन के कैमरास में सैडली आज भी मिसिंग है। तो एप्पल हैज सम कैचिंग अप टू डू, एंड सो डू यू। वीडियो लाइक कब करोगे? पर देखो यार, फोटोज आदि कहानी बताते हैं। वीडियोस की बात करें तो आईफोन अभी भी अनडिस्प्यूटेड किंग है, और अब और बेटर ही हो गया। 4K 120 FPS तक का आप वीडियो शूट कर सकते हो इस पे, जो कि मेरा प्रोफेशनल कैमरा भी नहीं कर पाता। अब सैडली ये मोड सिर्फ मेन लेंस के लिए ही अवेलेबल है, बट अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट वी हैव इट नाउ, और रिजल्ट सरप्राइजिंगली काफी अच्छे हैं। लॉक फॉर्मेट भी मिलता है, जो कि एक गेम चेंजर हो सकता है आप लोगों के लिए अगर आप स्लो मोशन या सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह लेना पसंद करते हो। पर ऑनेस्टली मैं ज्यादा स्लो मोशन वगैरह शूट नहीं करता, तो मैंने इसे बहुत रेयरली यूज किया है। एक और नया फीचर ऐड हुआ है इस बार इसमें, ऑडियो मिक्स करके। जैसे मैं अभी बाहर काफी नॉइजी एनवायरनमेंट में हूँ, तो आप इसको बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो। आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाएंगे एडजस्ट करने के लिए, तो काफ़ी सिनेमैटिक टाइप का ऑडियो साउंड करेगा। आई गेस ये फीचर व्लॉगर्स के लिए बहुत ज़्यादा हैंडी हो सकता है। बाकी माइक क्वालिटी की बात करें तो मुझे 15 से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव लगी। बाकी आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओवरऑल एक कैमरा सिस्टम लेजिट बहुत पावरफुल है, स्पेशली अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर या फिल्म मेकर हो, तो रॉ फोटोज, प्रो रेज वीडियो, लॉक फॉर्मेट और आप 4K 120 और ऑडियो मिक्स जैसे फीचर्स आपके काम आ सकते हैं। अब अंदर की बात करते हैं, क्योंकि दोनों प्रो फोन्स का साइज बड़ा है तो टेक्निकली बैटरीज भी बिगर हैं, और एप्पल के हिसाब से इन बैटरीज को ज्यादा चलना चाहिए एटलीस्ट वीडियो प्लेबैक के मामले में। तो बैटरीज बेटर हैं, राइट? इतना आसान नहीं है, 3 रीजंस हैं। पहला, डिस्प्ले भी क्योंकि अब फिजिकली बिगर है तो वो ऑब्वियसली बात है पावर ज्यादा कंज्यूम करेगी। सेकंड, जो इनकी न्यू A18 बायोनिक चिप है ये काफी पावर ड्रॉ करती है, तो बैटरी ज्यादा कंज्यूम हो रही है। थर्ड, एप्पल इंटेलिजेंस जो इनका AI इंप्लीमेंटेशन है ये भी काफी ज्यादा रिसोर्स हंग्री है, तो यहाँ भी बैटरी अच्छी खासी कंज्यूम होती है। अब एप्पल इंटेलिजेंस पे आएंगे थोड़ी देर से, बट ये सब होने के बावजूद भी मैं इसकी बैटरी लाइफ को इंप्रेसिव ही बोलूंगा, स्पेशली इसके साइज के लिए। मेरी यूजेज में मुझे आराम से 6 से 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन मैंने इसे कितना पुश किया है। और मेरी यूजेज वही जो मोस्ट लोगों की होती है, एक हेल्दी मिक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट। अब लॉन्च के टाइम पे आईफोन 16 सीरीज के अराउंड बहुत सारे रूमर्स थे कि ये फास्टर वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे अप टू 45 वॉट्स। तो बहुत सारे रिव्यूअर्स ने इंक्लूडिंग मी इस चीज को रिपोर्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा जरूर फास्टर चार्ज होता है, लाइक एट 28-30 वॉट्स पे पीक कर देता है, बट दैट्स इट। वायरलेस चार्जिंग में जरूर यार 25 वॉट्स तक की चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट मैं इसे पर्सनली टेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा चार्जर बस मैक्सिमम 15 वॉट का आउटपुट देता है। अब बात करते हैं इसकी न्यू A18 Pro चिप के बारे में, जो कि 2nd जनरेशन 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। बेंचमार्क्स देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, क्योंकि यही वो जगह है जहां आप कुछ डिफरेंस नोटिस कर पाओगे, क्योंकि हाथ में ये फोन एक्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे मेरा 15 करता था, और मेरा 15 वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे मेरा 13 Pro Max करता था। पैटर्न समझ गए होगे आप। नो डाउट ये एक बुगाटी है, बट चलना तो इसे चांदनी चौक की गलियों पे, और ये बात बहुत ज्यादा ट्रू है, स्पेशली फॉर आईफोन्स। आप 1-2 साल पुराना कोई सा भी आईफोन उठा लो, इन हैंड शायद आप बता भी नहीं पाओगे कि कौन सा फास्टर है, क्योंकि डिफरेंस इतना नेग्लिजिबल होता है। क्रेडिट टू एप्पल्स इनसेन ऑप्टिमाइजेशन। और अब ये बात सिर्फ एप्पल तक सीमित भी नहीं है। आप मार्केट में कोई सा भी एंड्रॉइड फोन उठा लो विद स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, 8 Gen 3 और स्नैपड्रैगन 8 Gen Elite, बेसिकली कोई भी फोन जो 80,000 से ऊपर का कॉस्ट करता है, आपकी बहुत सी चीजों से कंप्लेन हो सकती है, बट परफॉर्मेंस से नहीं रहेगी। और सच बोलो ना तो मोस्ट लोगों को अपने फोन्स पे कंसोल लेवल गेमिंग नहीं करनी। वो फोटोज और वीडियोस लेंगे, सोशल मीडिया एप्स यूज करेंगे, या ज्यादा से ज्यादा बेसिक प्रोडक्टिविटी एप्स चलाएंगे, और इन सब चीजों के लिए आपको इस A18 Pro चिप के जो एक्स्ट्रा CPU GPU कोर्स हैं इनकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप गेमिंग के लॉन्ग सेशंस या वीडियो एडिटिंग जैसे हाई एंड टास्क करते हो तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, पर वहां भी ना मुझे फोन थोड़ा क्रिपल लगा, क्योंकि ये गर्म बहुत होता है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि मेरे इस फोन की 2-2.5 महीने की टेस्टिंग में
मौसम काफी ठंडे साइड पर रहा है और अब तो और काफी चिली हो गया है एज यू कैन सी। और एप्पल के हिसाब से एक नया कूलिंग सिस्टम भी यूज कर रहा है जो कि इस बात को और अजीब बना देता है। खैर अभी एक रिसेंट 18.1.1 अपडेट आया है जिसमें ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व लग रही है। अब A18 Pro चिप के आपको असली एडवांटेजेस लॉन्ग टर्म में समझ में आएंगे। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो अपने फोन को 4 साल 5 साल यूज करते हो तो ये आपके लिए एक बहुत ही सॉलिड प्लस पॉइंट है। और एक नई बात, पहली बार स्टैंडर्ड और प्रो आईफोन्स में बराबर रैम आ रही है, यानी 8 GB। पहले एप्पल हमेशा स्टैंडर्ड जो आईफोन्स होते थे उनमें थोड़ी कम रैम डालता था प्रोस के मुकाबले, पर ऑनेस्टली शायद ही कभी किसी की कंप्लेन रही होगी कि काश मेरे आईफोन में थोड़ी सी ज्यादा रैम रहती तो वो मैं एक एक्स्ट्रा ऐप चला लेता। ऐसा कभी नहीं होता, इनकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत शानदार रहती है। पर इस बार ये मेनली सिरी को ग्लो कराने के लिए है। अब सच बताओ तो काश मैं आप लोगों को बोल पाता कि देर आए पर दुरुस्त आए, पर यहां तो देर से भी आए और दुरुस्त भी नहीं आए। आज जो आईफोन 16 सीरीज लॉन्च हुई थी तो एप्पल को भयानक हीट मिली थी, और जो कि डिजर्व भी थी समवॉट, क्योंकि उनका जो पूरा कोर मार्केटिंग थी वो एप्पल इंटेलिजेंस और ग्लो टाइम रिलेटेड थी, और लॉन्च के वक्त ये चीज फोन में थी ही नहीं, तो एवरीबडी कॉल्ड इट इनकम्प्लीट। वैसे ऑफिशियली इंडिया में तो आज भी नहीं है, बट अगर जैसे कुछ तिगड़म लगाने का मन हो तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। मैंने तो वही किया है। तो अब सवाल ये कि इसकी करंट स्टेट में इसका एक्सपीरियंस कैसा है। सीरीज से शुरुआत करते हैं। How much does Jake Paul weigh? How much does Mike Tyson weigh? Who won the fight? Who is Jake fighting next? Ask ChatGPT. Who is Jake Paul fighting next? देखा, सीरी की कॉन्टेक्स्ट समझने की एबिलिटी पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है, पहले से ज्यादा समझदार लगती है, और टफर क्वेश्चंस के लिए चैट जीपीटी का हाथ है इसके सर पर। अब देखो, चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन होना अच्छी बात है, पर खुद से ना समझ पाना कि कौन से क्वेश्चंस उसको भेजने हैं, ये तो सही नहीं है। और भी नए फीचर्स आए हैं जैसे नोटिफिकेशन समरीज, लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन का एक ग्रुप समरी दिखा देता है आपको। ऑनेस्टली फीचर इतने अच्छे से काम नहीं करता, आधे टाइम तो हिब्रू लिखता है जिसे पढ़ के आप सर खुजाते रह जाते हो, लेकिन कभी कभी ग्रुप चैट्स में क्या गॉसिप चल रही है एक नजर में पता चल जाता है। ये चीज ईमेल और मैसेजेस में भी इंप्लीमेंटेड है, विच इज नीट। अब पता नहीं क्यों, या तो ये प्रोसेसिंग पावर के कारण होता है, या बस पुअर ऑप्टिमाइजेशन, या बस एक नोटोरियस बग है, पर जब बहुत सारी नोटिफिकेशन इकट्ठी हो जाती है ना लॉक स्क्रीन पे, तो कई बार द फोन जस्ट कंप्लीटली फ्रीजेस। टच रिस्पॉन्स, बटन, सब कुछ बंद कर देता है, और फिर आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स फोन अपने आप सॉफ्ट रिबूट हो जाता है। ये चीज मुझे ऑनेस्टली बहुत ही ज्यादा अनोइंग लगी। मैं लेटेस्ट स्टेबल iOS पे हूं, होपिंग नेक्स्ट अपडेट में ये ठीक हो जाए। राइटिंग टूल्स की बात करूं तो मुझे वाकई काफी यूजफुल लगे। जो काम आप जनरली चैट जीपीटी से करवाते हो, री राइटिंग का, प्रूफ रीडिंग का, या टोन वगैरह बदलने का, सारे कॉमन जेनरेटिव एआई वाले काम अब सिस्टम में इनबिल्ट हो जाते हैं, और अधिकतर एप्स में ये काम करते हैं, इंक्लूडिंग मैसेजिंग एप्स। बस व्हाट्सएप पे अभी तक सपोर्टेड नहीं है, पता नहीं क्यों। अब इस वाले को तो हम सब जानते हैं, ऑब्जेक्ट रिमूवल। एप्पल ने क्लीन अप के नाम से इसे अपने फोटोज ऐप में इंटीग्रेट कर दिया। मुझे सैमसंग जितना स्मूथ तो नहीं लगा, पर डिसेंटली काम करता है। ऑडियो ट्रांसक्रिप्शंस और आर्टिकल समरीज भी नए एडिशंस हैं जो कैजुअल यूजर्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन जो कीनोट में पर्सनल कॉन्टेक्स्ट और स्क्रीन इंटेलिजेंस वगैरह दिखाई थी ना, वो अभी तक मिसिंग है। सीरी अभी भी आपकी स्क्रीन का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ सकती, और इन ऐप एक्शंस का कुछ भी अता पता नहीं है अभी। अब देखो, तिगड़म लगाई है तो प्रॉब्लम्स आना भी जायज है, और अगर आप इसे इंडिया में इनेबल करते हो तो आपको लैंग्वेज इंग्लिश यूएस पे सेट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से पूरे सिस्टम के यूनिट्स गड़बड़ हो जाते हैं। कार प्ले पे मैप्स भी यूएस बेस्ड लोकेशंस दिखाता है, तो आपको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड पूरी लोकेशन टाइप करनी पड़ती है, तभी आपका एग्जैक्ट एड्रेस आपको मिलेगा जहां आपको जाना है। ये सच में बहुत अनोइंग है। और ऑब्वियसली सीरी को इंडियन एक्सेंट समझने में बहुत दिक्कत होती है, और हिंदी ट्रांसक्रिप्शन वगैरह भी बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं है। तो ऑनेस्टली एप्पल इंटेलिजेंस अभी बहुत हाफ बेक्ड लग रहा है। फीचर्स प्रॉमिसिंग है, लेकिन उन्हें आपके फोन तक ले जाने के लिए भी एप्पल को बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन वहीं सिंप्लिसिटी और प्रोमिसेस पे डिलीवर करने की बात आती है, तो दैट्स वेयर दिस वीडियो स्पॉन्सर ओडू कम्स टू प्लेस। हम सब जानते हैं आज के टाइम पे एक वेबसाइट होना कितना जरूरी है, चाहे आप एक कंटेंट क्रिएटर हो मेरी तरह, या एक बिजनेस ओनर। पर सच बताऊं ना, वेबसाइट बनाना इज एनीथिंग बट इजी, और सस्ता तो बिल्कुल नहीं। पर यही प्रॉब्लम ओडू सॉल्व करता है। इसका वेबसाइट बिल्डर आपकी वेबसाइट बनाता है सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स में, वो भी फ्री। मान लीजिए एज अ वीडियो एडिटर मुझे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है। मैं odoo.com पे जाऊंगा और स्टार्ट नाउ फ्री बटन पे क्लिक करूंगा, और वेबसाइट ऐप सिलेक्ट करने के बाद बस 4 स्टेप्स फॉलो करनी है। अपनी वेबसाइट का टाइप डिस्क्राइब करना है, कलर स्कीम सिलेक्ट करके लोगो अपलोड करना है, पेजेस एंड फीचर्स ऐड करने हैं जो चाहिए, और लास्टली अपनी प्रेफर्ड थीम चूज करनी है। बस वेबसाइट इज रेडी फॉर कस्टमाइजेशन। कुछ भी चेंजेस करने के लिए इसका वेबसाइट बिल्डर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी टू यूज है। किसी भी टाइप की कोडिंग आने की जरूरत नहीं है। और ओडू सिर्फ एक वेबसाइट बिल्डर नहीं है, बल्कि एक ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है जो कि आपके बिजनेस की हर जरूरत पूरी करता है, जैसे सेल्स, इनवॉइसिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ। बेस्ट पार्ट, ओडू की पहली ऐप हमेशा के लिए फ्री है। 1 साल के लिए फ्री कस्टम डोमेन और लाइफ टाइम होस्टिंग और सपोर्ट भी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए फर्स्ट लिंक पे क्लिक करो एंड गेट योरसेल्फ अ वेबसाइट जस्ट लाइक दैट।
इस फोन के साथ एक कॉमन थीम रही है कि इस फोन के बारे में जितनी भी चीजें मार्केट की जा रही है ना, वो सरफेस लेवल पे तो कूल लगती हैं, समवॉट यूजफुल भी हैं, पर जितनी ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है ना, ऑलमोस्ट उतने ही इश्यूज भी क्रिएट करती हैं। अगर आप सिर्फ एआई के लिए इस फोन को कंसिडर कर रहे हो तो डोंट, ये उतना रेवोल्यूशनरी नहीं है जितना एप्पल ने दिखाया था, और अभी बहुत काम बाकी है। हो सकता है 6 महीने बाद या 1 साल बाद ये काफी इंप्रूव हो जाए, एंड व्हेन दैट हैपेंस तो मैं इस फोन को फिर से रिव्यू करना चाहूंगा, पर अभी के लिए सिर्फ एआई के कारण इसे लेने का कोई सेंस नहीं बनता। हाउ अबाउट फॉर कैमरास? अगर आप एक प्रोफेशनल हो जो हर छोटे फीचर का फायदा उठाना जानता है तो जरूर ये वर्थ इट हो सकता है आपके लिए, पर मेरे हिसाब से ना स्टैंडर्ड आईफोन 16 का कैमरा भी अधिकतर लोगों के लिए मोर देन गुड इनफ होगा। सिर्फ एक टेलीफोटो लेंस के लिए और कुछ एडिशनल प्रो फीचर्स के लिए 40,000 रुपए उड़ाने का सेंस बहुत कम लोगों के लिए बनता है। और अगर आप उन 0.1% लोगों में से हो जिन्हें जेन्युइनली प्रो फीचर्स की जरूरत है और जो अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न निकालना जानते हैं, तो ये डेफिनेटली आपके लिए वर्थ इट हो सकता है। बट अधिकतर लोगों के लिए आईफोन 16 और इवन पिछले साल का आईफोन 15 प्रो इससे कहीं ज्यादा सेंस बनाता है। देखो 15 प्रो अभी सेल्स में 90,000 रुपीज के आसपास मिल रहा था, और यही सबसे बड़ी वजह भी है कि 16 प्रो को रिकमेंड करना इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑनेस्टली दोनों में ना के बराबर अंतर है। कैमरास, परफॉर्मेंस, बैटरी और ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मिलेगा दोनों फोन्स में। जो भी माइनर अपग्रेड 16 प्रो में हैं वो अच्छे हैं, पर उतने इंपैक्टफुल नहीं है जितने होने चाहिए, और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट तो बहुत लंबी है। कोई फैंसी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं आई, पेरिस्कोप लेंस आज भी मिसिंग है, लेंस फ्लेयरिंग अभी भी बहुत होती है, बैटरी भी लगभग सेम है, थर्मल्स में भी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं आया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस फोन के साथ मोस्टली पॉजिटिव रहा है। बस अनफॉर्चुनेटली 16 प्रो और वैल्यू वर्ड को एक सेंटेंस में फिट कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप आईफोन 15 कंसिडर कर रहे हो, कंफ्यूज्ड हो कि उसे लेना चाहिए या नहीं, वो वीडियो यहाँ है। यूट्यूब को लगता है आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई नो वीडियो थोड़ा लेट है, बट वी आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक धीरे धीरे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।